अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टेट का जो पेपर सेट 3 था उसके बाकी के सेक्शन तो मैं कवर करवा चुकी थी, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे हमारे वो रह चुके थे इसके सेट 3 के। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आज हो सकते हैं उतने क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और आने वाली वीडियोस में बाकी के क्वेश्चन को हम लोग इंशाल्लाह ताला ज़रूर कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेट 2017 में जो हुआ था उसका जो सेट 3 है उसके हम लोग आज मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन किस किस टाइप के आए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, मैथ्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये है आपके सामने। उस पेपर सीरीज का वो क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन आज की हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ओके, ये है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। विच टर्म ऑफ सीरीज 76, 72, 68 इज जीरो। यानी इस सीरीज की कितवी टर्म सिफर है, हमको ये निकालना है कि कितवी टर्म, यानी आखिरी टर्म हमको बता दिया कि ये सिफर है, लेकिन वो आखिरी टर्म का नंबर कितना है। जैसे 76 नंबर 1 पे है, 72 नंबर 2 पे है, 68 नंबर 3 पे है। तो ऐसे ही इसके लास्ट में जब हम इसी सीरीज को, अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इसके लास्ट में जीरो आता है। लेकिन वो जीरो कितने नंबर पर आता है, यानी और कितने टर्म हमको लेने होंगे तो आखिर में हमको जीरो मिलेगा। तो जीरो का नंबर हमको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इसको, ये जो है ये एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का, यानी हिसाबी तसाउद उर्दू में कहा जाता है, उसका ये क्वेश्चन है। अब हिसाबी तसाउद किसे कहा जाता है, यानी जहां पर अगर दो नंबर के बीच में सीरीज के एक जैसा डिफरेंस है, उसके बाद अगले दो नंबर के बीच में भी वही अगर डिफरेंस है तो उसे एपी कहा जाता है, यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन या फिर हिसाबी तसाउद। जैसे अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए 76, जैसे इसे फर्स्ट टर्म कहा जाएगा, इसे सेकेंड टर्म, या इसे हम T1 T2 इस तरह से भी नाम दे सकते हैं। तो इनका तो यहाँ पर हम अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे, 76 में से 72 अगर जाते हैं तो इनका डिफरेंस कितने का आता है, 4 का आता है। वैसे ही अगर 72 में से हम 68 को माइनस करते हैं तो इनका डिफरेंस भी कितने का आता है, 4 का आता है। यानी यहाँ पर डी डी यानी क्या होता है, इनके बीच का फर्क कितना है, 4 4 है। तो मतलब ये क्या हो गया, एक हिसाबी तसाउद हो गया, एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन हो गया। तो हिसाबी तसाउद या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के कुछ फॉर्मूलेज है, वो 2-3 फॉर्मूले आपको याद करना है। तो उसमें इस तरह के सीरीज के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप बहुत ही आसानी से फॉर्मूले के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या पूछा गया, अभी जीरो का कितवा नंबर है वो पूछा गया कि कितवा टर्म जो है वो जीरो होगा। यानी यहाँ पर हमको एन पूछा गया। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितना नंबर आएगा उसका, उसे एन कहा जाता है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी 76 यहाँ पर हो जाएगा ए। डी का मतलब क्या होता है, यानी दो नंबरों के बीच में कितना फर्क है। तो दो नंबरों के बीच में यहाँ 4 का फर्क है, मतलब यहाँ पर डी हो जाएगा 4। तो हमको क्या मालूम करना है, हमको एन मालूम करना है। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, फॉर्मूला क्या है इसका। तो देखिए अब हमने यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला है T n इज इक्वल टू, सॉरी, तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला है T n इज इक्वल टू ए माइनस एन प्लस वन इंटू है डी। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए अभी ए मैंने आपको बता चुकी थी कि ए हमने क्या निकाले थे। देखिए ए हमारा आया था 76, निकाले थे हमने ए को। डिफरेंस अभी यहाँ पर डी भी हमको नजर आ रहा है फॉर्मूले में। डी यानी क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस कितना निकाले थे हम लोगों ने, 4 निकाले थे। और एन जो है, एन ही तो हमको मालूम करना है। यहाँ पर एन क्या करना है, हमको मालूम करना है। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न, यानी कितवा टर्म जीरो होगा वो हमको क्या करना है, यहाँ पर मालूम करना है। ओके, तो अब फॉर्मूले में टी एन हमको गिवन है, टी एन यानी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितना है वो यहाँ पर लिखेंगे, हम जीरो लिखेंगे। ओके, ए कितना है हमारे पास, ए है 76। ओके, माइनस
यहाँ पर n हमको क्या करना है, n हमको फाइंड आउट करना है, तो n की प्लेस पे n +1 भी एज इट इज। अब डिफरेंस जो निकाले हमने ये d, डिफरेंस कितना आया हम लोगों के पास 4 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो अब क्या करना है देखिए हमको, ये 0 एज इट इज रहेगा यहाँ पर। ओके 76। अब पहले ये जो है 4 को ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू एन हो जाएगा 4n प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो n वाला जो टर्म है उसको एक साइड में ले लेना है और विदाउट n वाले जो टर्म है उनको एक तरफ ले लेना है। तो देखिए ये जो -4 है हम इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर के उधर साइड जीरो के साथ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 0। तो जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं आएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4n लिखेंगे। 4n यानी इसकी प्लेस चेंज हो रही है, यहाँ पर आ रहा है जीरो के प्लेस पे आ जा रहा, तो -4n है तो +4n हो जाएगा। और 76 और 4, ये 76 और ये 4 का एडिशन अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 76 और 4 कितना होता है, 76 और 4 होता है 80। कितना होता है ये 80। अब देखिए 4n इज इक्वल टू आया 80। ओके इनका हमने क्या किए, प्लस किए, 76 और 4 का प्लस किए तो 80 आ गया। और 4n जो माइनस का यहाँ था इक्वल के राइट हैंड साइड में था, उसे हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए, तो माइनस का बन गया वो +4n। ओके तो ये चीजें आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि जब बराबर की एक तरफ से चीजें दूसरी तरफ जाती हैं तो जो साइन होता है उसका उल्टा हो जाता है, यानी अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाता है। ओके और मल्टीप्लाई होगा तो उसका डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन होगा तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मालूम होनी चाहिए। आपके सामने फिर चाहे कोई भी फॉर्मूला आ जाए, ये बेसिक अगर आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो देखिए 4n इज इक्वल टू 80 आ गया। अब ये 4n का मतलब क्या होता है, 4 इंटू एन। 4n का मतलब क्या होता है, 4 इंटू एन। अब हम क्या करेंगे, 4 का प्लेस भी चेंज कर देंगे, उसको हम 80 के साथ लेकर आएंगे, मतलब ये 4 यहाँ पर इस 80 के साथ आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताई, कि साइन चेंज हो जाता है जब इक्वल के लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में हम कोई चीज लेकर जाते। अब मैं 4n जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको मैं राइट हैंड साइड में यानी 80 के साथ लाती हूँ, तो 4n का मतलब होता है 4 इंटू एन। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवीजन, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4। क्या आ जाएगा ये, n इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 0 के 0। तो यानी n कितना आ गया फिर हमारा यहाँ पर 20। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फिर इसका सही जवाब होगा 20। तो ये से आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन को और इसके आंसर को, ताकि बाद में प्रैक्टिस के टाइम पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या इस तरह के अगर दूसरे क्वेश्चन आते हैं आगे के सेट में तो आप उसे सॉल्व कर पाए। और इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, टी एन इज इक्वल टू ए माइनस एन प्लस वन इंटू डी ए इसका फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी मौजूद है 20। तो 20 टर्म यानी इस सीरीज के 20वें नंबर पर जो है 0 आएगा। ओके तो ऑप्शन भी गिवन है, आंसर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20। ओके क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से है, श्वेता इज अ वेरी एक्सपर्ट इन बार्गेनिंग, वंस शी वॉन्ट्स she went to nearby shop. When Shweta asked the price of shampoo, the shopkeeper told her the price by increasing 15% of the original cost. But Shweta insisted to decrease the price by 15%. So the shopkeeper sold it by decreasing the price by 15%. What is the loss or profit percent of shopkeeper? यानी यहाँ पर क्या है, देखिए श्वेता मोल तोल में बहुत माहिर है। एक बार वो एक करीबी दुकान पर गई, जब श्वेता ने शैम्पू की कीमत का पूछा तो दुकानदार ने इसकी असल कीमत में 15% इजाफा करके कीमत बताई, लेकिन श्वेता ने 15% कीमत में कमी पर इसरार किया, लिहाजा दुकानदार ने उस कीमत में 15% कमी करके फरोख्त किया। तो दुकानदार का मुनाफा या नुकसान क्या है। यानी श्वेता जो बार्गेनिंग के अंदर बहुत ही एक्सपर्ट है, एक मरतबा एक दुकान पर जाती है, वहां पर वो शैम्पू का प्राइस पूछती है, तो दुकानदार जो ओरिजिनल प्राइस होता है उसमें उसको 15% एक्स्ट्रा बोलता है वो। ओके लेकिन फिर भी श्वेता क्या करती है, उस पर नहीं राजी होती है, वो 15% कम यानी जो प्राइस शॉपकीपर बताता है उस पर वो क्या कहती है कि 15% डिस्काउंट दे दे, और शॉपकीपर 15% डिस्काउंट देने के बाद उसको वो शैम्पू सेल करता है। तो 15% डिस्काउंट देने के बाद, यानी 15% शॉपकीपर ने पहले इंक्रीज किया था ओरिजिनल प्राइस में,
ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किए, 15% पहले इंक्रीज किए। ओके, 15% इंक्रीज करने के बाद जो न्यू प्राइस हासिल हुई उसमें उन्होंने 15% डिक्रीज किए और उस कीमत पर श्वेता को उन्होंने बेच दिए। तो जो ओरिजिनल प्राइस थी उसके हिसाब से जिस कीमत में उन्होंने श्वेता को शैम्पू बेचे या सेल किए, तो शॉपकीपर को नुकसान हुआ या फायदा हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। ओके, तो देखिए कोई भी अगर इस तरह से नफा या नुकसान वाले सवालात आते हैं, परसेंटेज वाले आते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखिए किसी भी चीज को हम 100 मान के चलते हैं। यानी फर्ज करो कि उसकी असल कीमत जो थी, दुकानदार ने असल कीमत कितनी थी, समझ हम उसको मान के चलेंगे 100 रुपीज। कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी उसकी, ओरिजिनल प्राइस हम मान के चलेंगे यहाँ पर कितनी थी उसकी, 100 रुपीज थी। ओके, अब ओरिजिनल प्राइस 100 थी, उन्होंने 100 में कितने का इजाफा किया था, उन्होंने 100 में इजाफा किया था 15% का। अब 100 में 15% का इजाफा किया, यानी 100 का 15%, तो 100 पूरा अगर हम इसको 100% मानते हैं तो 15% का मतलब हो जाता है 15 रुपीज। यानी फिर उसके बाद में इंक्रीज करके कितनी प्राइस हो गई, वो इंक्रीज करने के बाद वो प्राइस हो गई 115। यानी जो दुकानदार है उन्होंने श्वेता को 115 रुपये उसकी प्राइस बताई, 150 रुपी 15 रुपीज उन्होंने शैम्पू की प्राइस बताई। क्योंकि हमने यहाँ पर मान के चले किसी भी चीज का बेस हमको कीमत का अगर इस तरह से परसेंटेज में आते हैं तो हमको उसको 100 ही कंसिडर करके चलना है, ताकि आसानी होती है। क्योंकि जितना भी इंक्रीमेंट परसेंटेज में अगर होता है तो बस हमको उतनी ही अमाउंट उसमें ऐड करनी होती है। क्योंकि 100 का 1% यानी 1 रुपीज, 2% यानी 2 रुपीज, 3% यानी 3 रुपीज, तो जितना भी परसेंट होगा उतने ही रुपीज या उतनी ही चीजें उसमें ऐड करनी है। तो 100 का 15% यानी 15 रुपीज हम उसमें ऐड करेंगे। तो ओरिजिनल प्राइस 100 थी, दुकानदार ने 15% इंक्रीज करके बताई, यानी उन्होंने उसकी प्राइस कितनी बताई फिर, 115। लेकिन श्वेता ने ये जो 115 है, इसमें उन्होंने क्या किए, 15% को माइनस किए। क्या करने बोले उन्होंने, 15% को यहाँ पर माइनस करने के लिए कहा। ओके, 15% यहाँ पर माइनस करने के लिए कहा उन्होंने। तो अब हमको क्या करना है, देखिए 100 का 15% दुकानदार ने बढ़ाया था तो वो 115 हुआ था। 115 उन्होंने श्वेता को प्राइस बताई थी, तो श्वेता ने 115 में फिर 15% डिस्काउंट मांगा। यानी अब हमको क्या करना है, 115 का 15%, 15% कितना होता है हमको वो निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पर वो निकाल के देखेंगे फिर। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 15% निकालेंगे 115 का। तो 115 का हमको निकालना है 15%, तो 15% का मतलब हो जाता है 15/100। ओके, तो जब इनका कैलकुलेशन हम करते हैं तो इनका जो जवाब आता है वो आता है 17.25, इसका जवाब आता है। यानी 115 का जब हमने 15% निकाले तो कितना आया, ये 17.25। यानी 17.25 रुपीज उसने कम करने के लिए कहा श्वेता ने। कितने रुपीस कम करने के लिए कहा, 17.25, और दुकानदार इस पर राजी हो गया। यानी दुकानदार ने अब क्या किए, 17.25 रुपीज क्या किए उन्होंने, कम कर दिए 115 रुपये में से। तो देखिए अब यहाँ पर क्या किए थे उन्होंने, दुकानदार ने इंक्रीमेंट कितने का किए थे, 15% का। यानी 100 रुपये उसकी असल कीमत थी, उस पर उन्होंने 15% का इंक्रीमेंट किए थे। यानी उन्होंने 15 रुपीज का इंक्रीमेंट किए थे। ओके, बराबर ना, उन्होंने कितने रुपीज का इंक्रीमेंट किए थे, 15 रुपीज का किए थे। अब देखिए यहाँ पर 17.25 रुपीज उन्होंने क्या किए, डिस्काउंट दिए श्वेता को। इंक्रीमेंट कितने का किए थे, ओनली 15 रुपीज का इंक्रीमेंट किए थे उन्होंने। दुकानदार ने कितने का इंक्रीमेंट किए थे, 15 रुपीज का सिर्फ उन्होंने क्या किए थे, यहाँ पर इंक्रीमेंट किए थे। ओके, लेकिन डिस्काउंट कितने का दिया उन्होंने, 17.25 का दिए। तो फिर उनको यहाँ पर क्या होगा, देखिए डिस्काउंट ज्यादा हो गया यहाँ पर, और जो कीमत उन्होंने बढ़ाकर बताई थी वो कम हो गई। यानी सिर्फ उन्होंने 15 रुपये बढ़ाए थे, लेकिन श्वेता ने उनको 17.25 यानी 17.25 रुपीज उसने कम करने के लिए बोली। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका माइनस करेंगे। तो जब हम इसका माइनस करेंगे तो देखिए 25 में से 0 जाते हैं, एज इट इज 25, और 17 में से 15 जाते हैं तो 2, यानी 2 रुपीज 25 पैसे का उनको क्या हुआ, फिर नुकसान हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा, यहाँ पर परसेंटेज में जवाब दिया है देखिए
2.25 रुपीज में यहाँ पर कहीं भी जवाब नहीं है। ओके, तो 2.25 रुपीज का उनको नुकसान हुआ, क्योंकि कीमत उन्होंने सिर्फ 15 रुपये बढ़ाकर बताए थे, 100 रुपये थी तो 115 बताए थे, लेकिन श्वेता ने उनको कितने में कितना डिस्काउंट देने के लिए कहा, 115 का 15%, 15%, यानी 17.25 जो है उसने कम करने के लिए कहा। तो फिर नुकसान कितने का हो गया उनको, 2.25 का यहाँ पर क्या हो गया, उन्हें नुकसान हो गया। तो इसका जो जवाब आएगा 2.25। लेकिन ऑप्शन में देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन के अंदर आपको नो लॉस आया, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि उनको लॉस हुआ था ना, 2.25 रुपीज का उनको लॉस हुआ था। 1.15% नफा हुआ, नफा तो नहीं आएगा यहाँ पर। 2.5% उनको लॉस हुआ, तो 2.5% लॉस नहीं हुआ था, 2.25 रुपीज का लॉस हुआ था उनको। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा, फिर इसका सही जवाब होगा नन ऑफ दीज, इसका सही जवाब होगा। तो देखिए आंसर गिवन है यहाँ पर नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 25/9 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 9/36। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, यानी कि इनके मुरब्बे अंदर डाले गए हैं, तो रूट में से जब कोई वैल्यू बाहर आती है तो उसका हमको जजरुल मुरब्बा लेना पड़ता है। यानी यहाँ पर हम रूट अगर हटाते हैं तो हमको 25 का जजरुल मुरब्बा लेना होगा, यानी 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं ले लूंगी 5। अब 9 किसका स्क्वायर है, तो हमें वो देखना होगा, स्क्वायर रूट या जजरुल मुरब्बे का मतलब होता है कि जो दिया गया नंबर है वो किसका मुरब्बा या किसका स्क्वायर है। तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 इंटू, अब इसका स्क्वायर रूट हटाती हूँ तो अगेन 9 आया, मतलब ये 3 का स्क्वायर है। और 36 किसका स्क्वायर है, 36 है 6 का स्क्वायर। अब इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो गया, यानी 5/6 जो है इसका यहाँ पर आंसर आ गया। तो 5/6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है 5/6। ओके, देखिए आंसर भी गिवन है 5/6, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, क्या करना है, देखिए यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर हमको ये जो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो हासिल ज़र्ब का जो जवाब आएगा उसमें यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के मुकाम पर कौन सा अदद आएगा, हमको वो देखना है। तो फिर अभी यहाँ पर सिर्फ यूनिट प्लेस का पूछा है तो हमको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सवाल को पूरा पढ़ना है, वरना आप सिर्फ इतना देखेंगे और आपको लगेगा कि बस इसका मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाएंगे। तो पूरा सवाल पढ़ना है। सवाल क्या दिया गया है यहाँ पर कि सिर्फ यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, यूनिट हिंदसा का मतलब क्या होता है, इकाई के मुकाम पर। जैसे यहाँ पर एक 1 हो गया यूनिट प्लेस पर, इसमें 9 हो गया, इस पर 6 हो गया और इस पर 9 हो गया, तो इसको कहा जाता है यूनिट प्लेस, यानी इकाई के मुकाम पर कौन सा अदद आएगा अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, फिर हमको यहाँ से भी यूनिट डिजिट ही लेना है, यानी 9 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 1, हमको क्या करना है, यूनिट प्लेस का ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखना है। ओके, तो देखिए कितना होता है ये, 6 9 कितने होते हैं, 6 9 होते हैं 54। ओके, इंटू 9 1 होते हैं 9। अब फिर हम वापस इनके यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है, ये होता है 9 4 36। तो 36 के यूनिट प्लेस पर क्या आया, देखिए 36 के यूनिट प्लेस पर आया 6। तो क्या करना है, इसका 6 जो सही जवाब होगा, क्या किया हमने एक बार फिर से बता देती हूँ, यूनिट डिजिट पूछा है कि प्रोडक्ट का, यानी इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सा आएगा हासिल जवाब में, तो सबके यूनिट प्लेस ले लेंगे, मतलब 9 इसका यूनिट प्लेस हो गया, इसका यूनिट प्लेस हो गया 5, इसका यूनिट प्लेस हो गया 9 और इसका यूनिट प्लेस हो गया 1। तो हम क्या करेंगे, पेयर में इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी होगी हमको। तो सॉरी यहाँ पर 6 है, तो 9 6 हो जाते हैं 54 इंटू 9 1 होते हैं 9। अब जो ये जवाब आया ये 2 डिजिट में आया, तो इसका भी हमको यूनिट प्लेस ही लेना है। तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हासिल आता है हमको 36। अब ये 36 जो जवाब आया इसमें यूनिट प्लेस पर क्या है, इकाई के मुकाम पर 6, तो 6 जो है इसका सही जवाब होगा। तो कहाँ पर हम देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है 6 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आंसर भी गिवन है, ऑप्शन नंबर डी 6 जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 9 2 और 7, इनका हमको क्या करना है, मीन निकालना है, मतलब औसत निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। औसत निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, हमको जितने भी नंबर गिवन है उनका एडिशन करना है, यानी 6 + 9
+2 + 7 और कितने नंबर है ये, कितने डिजिट है उनको हमको क्या करना है, उतने नंबर से डिवाइड करना है। यानी ये 1 2 3 और 4 कितने डिजिट है, ये 4, तो 4 से हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो जब इन सब का एडिशन हम करते हैं तो ये आता है 24। 24 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करते हैं तो ये होता है 4 6 जा 24 होते हैं। मतलब इसका सही जवाब क्या आएगा फिर, ऑप्शन नंबर ए 6 जो है इसका सही जवाब होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए मौजूद है, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए गिवन है, यहाँ पर 6 जो है इसका सही जवाब है। यानी औसत या मीन निकालने के लिए जितने भी नंबर दिए जाते हैं सबका एडिशन करना है। टोटल कितने नंबर है हमको वो देखना है। जैसे इनका एडिशन आ गया 24। ओके, अब टोटल कितने हैं, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसको 4 से हमको डिवाइड करना है, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 64% इनटू फ्रैक्शन, यानी फीसद को हिस्से में तब्दील कीजिए कसर में। हमको क्या करना है यहाँ पे, कसर। कसर का मतलब क्या होता है, बटे में हमको इसको देखना है कि अपॉन में कितना आएगा, फ्रैक्शन यानी अपॉन में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो 64% का मतलब क्या होता है, 64% अगर हम देखें तो ये जो परसेंट साइन है इसका मतलब होता है अपॉन में 100। ओके, क्योंकि 100 जो होता है वो पूरा टोटल परसेंट माना जाता है 100 को। तो 64% का मतलब क्या हो गया कि 100 में से 64। ओके, तो 64% का मतलब हो गया 64/100, यानी परसेंट का साइन हटाकर हमको उसको फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में जितना भी नंबर गिवन है, 64 गिवन है तो 64 लेंगे, परसेंट हटाकर अपॉन में 100 लेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 बराबर। अब यहाँ पर आ गया ये 16/25। तो 16/25 ऑप्शन में कहाँ है हमको वो देखना है। ओके, क्या की देखिए मैंने फिर से आपको बताती हूँ क्या करना है हमको। जो परसेंट गिवन है उसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो जितना परसेंट गिवन है वो लेना है, इस परसेंट के साइन को हटाकर यहाँ पर 100 लेना है। अब देखिए 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बच गया, 2 बच गया, 4 पंचे 20। अब ये 6 नहीं आता 4 के पाड़े में तो 4 आता है, 4 एका 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा, ये बन गया 24। तो 4 छके 24, तो यहाँ पर कितना आ रहा है फिर 16/25, यानी 16/25 जो है इसका सही जवाब होगा। तो कहाँ पर मौजूद है 16/25, देखिए ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा 16/25। देख सकते हैं आंसर भी गिवन है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है ये। क्या है 57 क्वेश्चन नंबर, देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 307 एंड 330 लीविंग रिमाइंडर 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। यानी 307 और 330 को कौन सा अदद ऐसा है जो दोनों अदद को एक ही अदद से अगर हम तकसीम करें तो 307 को तकसीम करने पर 3 बचता है और 330 को तकसीम करने पर 7 बचता है रिमेनिंग में। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, 307 को जब हम तकसीम करते हैं जो भी नंबर गिवन है उससे, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे। तो 307 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना है, यानी 304। तो अब हमको ये देखना है कि 304 ये जो ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन से अदद से पूरी तरह से तकसीम हो जाता है। तो क्योंकि 304 पूरी तरह से तकसीम होता है, तीन उसमें से 3 रिमेनिंग रहते हैं ना, 307 दिया है उसमें से 3 रिमेनिंग रह जाते हैं, मतलब सिर्फ 304 ही पूरी तरह से तकसीम होता है 307 में से, और बचा हुआ 3 जो है ये बाकी रह जाता है, ये रिमाइंडर रह जाता है। उसी तरह से 330 को जब तकसीम करेंगे, ये जो ऑप्शन गिवन है इनमें से किसी एक नंबर से, तो कितना रिमाइंडर रहता है, कितना बाकी रहता है, 7। तो यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर 330 में से 7 माइनस करेंगे। तो 330 में से 7 माइनस करते हैं तो 323 आता है। यानी 330 में से सिर्फ 323 ही ऐसा है जो पूरी तरह से तकसीम हो जाता है और 7 जो है वो बाकी बच जाता है। यानी अब हमको क्या करना है, 304 और 323 को देखना है कि जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा एक नंबर दोनों अदद को पूरी तरह से तकसीम करता है। ओके, जितना भी रिमाइंडर बचता है गिवन नंबर में से वो रिमाइंडर को माइनस कर देना है और बचे हुए नंबर को देखना है कि दिए हुए ऑप्शन में से बचा हुआ नंबर किस अदद से पूरी तरह से तकसीम होता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करने, पहले तो 300 कितना आया था हमारा, 307 में से जब हमने 3 रिमाइंडर निकाल दिए थे तो 304 आया था, यानी 304 को पूरी तरह से तकसीम कौन से अदद से होता है वो चेक करना है। तो अब इतने ऑप्शन, इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, इनके टेबल तो याद नहीं है हमको। तो हम सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए प्रोडक्ट मेथड, यानी हम इसके प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे।
कैसे निकालेंगे? इसके आध निकालेंगे। किसके आध निकालेंगे? 304 के पहले हम आध निकालेंगे, अज्जाए ज़रबी जिसे कहा जाता है। तो देखिए इकाई के मुकाम पर 4 है तो मैं 2 ले सकती हूँ यहाँ पर, 2 एका 2। अब 3 में से 2 गए, 1 बच गया, इसके आगे लगा दी तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। ये जो 4 है 2 के टेबल में 2 नंबर पर आता है, 2 दूनी 4। वापस से यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के मुकाम पर 2 आया, मैं फिर से इसको 2 से ले सकती हूँ। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 14 आता है, तो 2 साती 14। अब 15 में से 14 गए तो कितने बच गए? 1। यहाँ पर मैंने 1 लगा दी तो कितने हो गए ये? 2 छके 12। ओके, अब ये 76 आ गया। अब 76 वापस से यूनिट के प्लेस पे ऐसा नंबर आता है जो 2 के टेबल में आता है, तो मैं यहाँ पर वापस से 2 ले सकती हूँ। तो देखिए 2 तिया 6 हो गया ये। ओके, अब 7 नहीं आता इसलिए हमने 6 लिए 2 के पाड़े में। अब 7 में से 6 गया तो 1 बचा, वो 6 से पहले लगाना है तो ये 16 बन गया। तो यहाँ आ गया 2 आठी 16। वापस से देखिए यूनिट के प्लेस पर 8 आया, मतलब ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है। फिर से हम 2 लेंगे, 2 एका 2। अब 3 में से 2 गए तो 1 बचा, वो 1 मैं यहाँ लगा दूंगी, ये 18 बन गया, 2 नाम 18। अब देखिए 19 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता, 19 प्राइम नंबर है, 19 किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो हम यहाँ पर 19 वन जा 19 लेंगे, मतलब इसके आध हमको क्या मिले? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19 हमको इसके आध इस तरह से हासिल हुए। अब अगला क्या है हमारा? अगला हम देखते हैं। अगला यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है? हमने 323 हमारा आया था, यानी 330 दिया था। 330 को तकसीम करने के बाद 7 बाकी बच जाता था, यानी पूरा अदद फिर क्या तकसीम होता था? 323 ही तकसीम होता था, 7 तो बाकी बच जाता था। तो अब हम 323 देखेंगे कौन से टेबल से तकसीम हो सकता है। तो देखिए ये जो है 3 आ रहा है इसके यूनिट प्लेस पर, तो मतलब 2 से तो नहीं हो सकता। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ये 23 बन रहा है, यानी 23 किसके टेबल में आता है? सिर्फ 23 के ही टेबल में आता है। तो हम यहाँ पर 23 को लेकर देखेंगे तो देखिए 23 वन जा 23 हो गया। अब 32 में से जब 23 हम निकालते हैं तो 9 बचता है। कितना बचता है? 9 बचता है, सॉरी 10 बचता है। देखिए हम यहाँ पर 323 को करके देखते हैं कि किससे ये डिवाइड हो सकता है। 23 से तो नहीं हो रहा है ये, तो हम यहाँ करके देखते हैं। 323 लेना है हमको। एक बार फिर से लिख लेती हूँ मैं, क्या लेना है हमको यहाँ पर? 323 लेना है। तो देखिए इसका जो 323 है ये 17 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए 17 वन जा 17, 17 टू जा तो 34 होते हैं। अब 32 में से जब हम 17 निकालते हैं तो कितना हासिल होता है? देखिए 15। 12 में से 7 गए 5, 2 में से 1 गया 1। अब ये 15 जब मैं इसके आगे लगा देती हूँ 3 के आगे, तो ये बन जाता है 153। तो 153 जो है 17 9 जा 153 होता है। अब 19 जो है सिर्फ 19 के ही टेबल में आता है, 19 वन जा 19। तो देखिए इसके आध कितने आए? फिर 17 इंटू 19 इसके आध आ गए। तो देखिए अब जो हमारा 304 था उसके क्या आध आए थे हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर आया था 19। और जो 300 कितना निकाले हमने? 323, इसके कितने याद आए हमारे पास? 17 इंटू 19। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 19। तो यानी 19 ऐसा अदद है जो इनको तकसीम करने के बाद, दोनों अदद को तकसीम करने के बाद इसका जो 304 और 323 को 19 जो है पूरी तरह से तकसीम कर सकता है। तो 19 जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है 19। तो देखिए ऐसे सवालात में क्या करना है, जो भी रिमाइंडर है तो दिए गए नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर देना है, जो बचा हुआ नंबर है फिर उसके आध निकाल कर देखना है कि दोनों में मुश्तरिक आध कौन सा है। जो भी मुश्तरिक आध आएगा मतलब वो ऐसा नंबर है जो दोनों नंबरों को पूरी तरह से तकसीम कर सकता है। तो यहाँ पर 19 जो है 307 में से 3 निकालने के बाद जो 304 बच गया उसको, और 330 में से जो रिमाइंडर 7 निकाले तो 323 बच गया, इन दोनों अदद को 19 जो है पूरी तरह से तकसीम कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपकी सजेशन भी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।